सदियों पुरानी बात है। परीलोक में सिंड्रेला परी अपनी सौतेली माँ ममता परी के साथ रहती थी। ममता परी बहुत ही बुरी और जालिम थी। ममता परी छोटी छोटी बातों पर सिंड्रेला परी की पिटाई कर देती थी। दूसरी तरफ सिंड्रेला परी अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन सिंड्रेला परी पृथ्वी के बगीचे में घूम रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक आदित्य नाम के लड़के से होती है। आदित्य बहुत ही नेक और एक अच्छा लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। सिंड्रेला परी हर रोज परीलोक से पृथ्वी लोक पर आदित्य से मिलने आती थी। धीरे धीरे सिंड्रेला परी और आदित्य को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सिंड्रेला परी को आदित्य का साथ बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो आदित्य से शादी करने का फैसला करती है। जब सिंड्रेला परी ये बात अपनी सौतेली माँ ममता को बताती है, तो वो गुस्से में आकर सिंड्रेला परी की पिटाई कर देती है। खबरदार, अगर तूने पृथ्वी के किसी भी मामूली लड़के से शादी की तो मुझे तेरी शादी एक राजकुमार से करनी है, ताकि उससे मैं ढेर सारा धन लूट सकूं। अगर अब की बार तू पृथ्वी लोक गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सिंड्रेला परी समझ जाती है कि ममता परी उसका भला नहीं चाहती, इसलिए सिंड्रेला परी ममता को बिना बताए ही पृथ्वी लोक पर आदित्य से शादी कर लेती है। आदित्य सिंड्रेला परी से शादी कर उसे अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ आदित्य की माँ विमला भी ममता की तरह बुरी और एक जालिम औरत थी। सिंड्रेला परी के पास अब उसकी जादुई छड़ी भी नहीं थी, क्योंकि परी लोक का नियम है कि जब कोई परी किसी इंसान से शादी कर लेती है तो उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे ले ली जाती हैं, और साथ ही परी होने की वजह से सिंड्रेला घर का सारा काम भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन विमला के घर कुछ मेहमान आते हैं, इसलिए सिंड्रेला परी उन सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी सिंड्रेला के हाथों से बना खाना थोड़ा सा भी स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी खाना नहीं बनाया होता है। तभी मेहमानों में से एक औरत कहती है, अरे विमला, हमें तो लगा था कि तेरी बहू एक परी है, इसलिए हमारे सामने 56 भोग तैयार करके लगाएगी, लेकिन इसे तो ठीक से सब्जी बनानी भी नहीं आती। तेरी इस बेकार बहू से अच्छी तो मेरी बहू है, जो घर के सारे काम तो करती है। मेरी बहू तो घर के सारे काम पूर्ति और बिल्कुल अच्छे से करती है। इस तरह अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है, और वो मेहमानों के सामने ही सिंड्रेला परी को डांटना शुरू कर देती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया था, जो इस कामचोर परी को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। उसके बाद विमला मेहमानों के सामने ही सिंड्रेला परी को 3 थप्पड़ लगा देती है। ये सब देखकर विमला के रिश्तेदार बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई भी सिंड्रेला परी को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ही विमला के 3 थप्पड़ खाने की वजह से सिंड्रेला परी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वही दूसरी औरत कहती है, अरे विमला, तेरी बहू तो कामचोर के साथ साथ बहुत कमजोर भी है, जो 3 थप्पड़ में ही बेहोश हो गई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस ड्रामा कर रही है। मैं तो कहती हूँ तुझे इसकी और पिटाई करनी चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ। विमला के कान भरकर वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं। रात को जब आदित्य घर वापस आता है तो सिंड्रेला परी रोते हुए उसे सारी बातें बताती है। आदित्य, आज घर में माँ की जो 2 सहेलियाँ आई थी, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मुझसे खाना अच्छा नहीं बना। उसके
उसके बाद माँ जी ने सबके सामने मुझे बहुत डांटा और मेरी पिटाई भी की। सिंड्रेला परी की बात सुनकर आदित्य अपनी माँ पर नाराज हो जाता है और गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन विमला आदित्य को भी पीटकर चुप करवा देती है, क्योंकि वो भी आदित्य की सौतेली माँ थी और उसने बचपन से ही आदित्य को डरा धमका कर रखा था, इसलिए आदित्य उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है। इस तरह उस घर में सिंड्रेला परी का जीना हराम हो जाता है और वो उदास रहने लगती है, लेकिन बेचारी सिंड्रेला के पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप विमला के अत्याचार सह लेती थी। एक दिन सिंड्रेला परी घर से बाजार की तरफ जा रही होती है, तभी उसे एक गमले में से रोने की आवाज आती है। उस गमले में एक पौधा था जिसमें एक मुरझाया हुआ फूल लगा हुआ था। पौधे को इस तरह रोते हुए देखकर सिंड्रेला परी को बहुत आश्चर्य होता है और वो उस पौधे से कहती है, अरे क्या हुआ पौधे, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अरे देखो, मैं पूरी तरह से मुरझा गया हूँ। मैं यहाँ से आते जाते हुए लोगों से मदद मांगता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अगर मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो मैं पूरी तरह से सूख कर मर जाऊंगा। उस फूल की बात सुनकर सिंड्रेला परी एक मटके में ढेर सारा पानी लाती है और उस पौधे में डाल देती है। पौधे में पानी जाते ही वो फूल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और पहले की तरह खिल उठता है। तभी वो फूल का गमला एक जादूगरनी के रूप में बदल जाता है। तुमने मेरी मदद करके मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं ये जादुई लाल फूल तुम्हें देती हूँ। ये जादुई लाल फूल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा, साथ ही तुम्हें हर मुसीबत से भी बचाएगा। अब जाओ प्यारी परी। इतना कहकर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर सिंड्रेला परी उस लाल फूल को अपने बालों में लगाकर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद सिंड्रेला परी शाम को अपनी सास विमला के लिए चाय बनाती है और गलती से चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है, इसलिए वो चाय पीकर विमला बहुत गुस्सा हो जाती है और सिंड्रेला परी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। उसके हाथ आगे बढ़ाते ही वो जादुई फूल सिंड्रेला परी के बालों में से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है और अगले ही पल उस फूल से एक मोटा सा डंडा निकलकर बाहर आता है और वो विमला की पिटाई करने लगता है। तभी विमला रोते हुए चिल्लाती है, हाय, मैं तो मर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ बचाओ, मेरी प्यारी बहू मुझे बचा ले, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुझे कभी भी तंग नहीं करूँगी। विमला को उसकी गलती का एहसास होते हुए देखकर सिंड्रेला परी को बहुत खुशी होती है। फिर सिंड्रेला परी फूल से अपनी सास को माफ करने को कह देती है। सिंड्रेला परी के इतना कहते ही वो डंडा वहाँ से गायब हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से विमला पूरी तरह से सुधर जाती है और सिंड्रेला परी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती है। इस तरह जादुई फूल की वजह से सिंड्रेला परी की जिंदगी बदल जाती है और सिंड्रेला परी अपने पति और सास के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, बेलापुर नाम के एक गांव में सौम्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। सौम्या के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे और जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती गई तो वो बिल्कुल ही गंजी हो गई, जिस वजह से सौम्या का हर जगह पर मजाक बनता था। जब भी वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। अरे ये देखो इस टकली को, टकली टकली टकली।
टकली टकली कहकर सौम्या को बहुत चिढ़ाते थे। एक बार मैम सभी बच्चों को 2 चोटी बनाकर आने की हिदायत दे रही थी कि तभी अरे मैम, इस टकली के सर पर तो बाल ही नहीं है, फिर ये कैसे चोटी बनाकर आएगी? फिर इसे भी क्लास से बाहर करो ना मैम। शट अप प्रियंका, सिट डाउन। क्लास में तो मैम बाकी लड़कियों को चुप करा देती हैं, लेकिन क्लास से बाहर सारी लड़कियां सौम्या का बहुत मजाक उड़ाती हैं। फिर सौम्या रोते रोते घर आ जाती है। अरे क्या हुआ सौम्या बेटा, इतना रो क्यों रही हो? क्या होगा माँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियों के इतने अच्छे बाल हैं, फिर ऊपर वाली ने मुझे ही टकली क्यों बनाया है? आप लोगों की लाख कोशिशों और इलाज कराने के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। सौम्या के माता पिता भी सौम्या की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सौम्या अब शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को अब उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन सौम्या के टकले होने की वजह से कोई भी लड़का सौम्या से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर सौम्या की माँ को कोई रेडीमेड विग के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी माँ सौम्या को पार्लर में लेकर जाती है और उसके सर पर रेडीमेड बालों वाला विग लगवा देती है। सौम्या खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन सर पर बाल लगने की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और फिर सौम्या की शादी भी एक अच्छे घर में विशाल के साथ हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सौम्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, तो वो अपना बालों वाला विग उतार कर बाहर रख देती है और नहाने लगती है कि तभी इतने में ही विशाल भी वहाँ पर आ जाता है और घर में विग देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर बाथरूम से बाहर निकलती सौम्या पर पड़ जाती है। अब विशाल को सब कुछ समझते देर नहीं लगती और वो सौम्या से कहता है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम तो टकली हो और मेरी वाइफ टकली हो। इम्पॉसिबल, निकल जाओ मेरी लाइफ से। अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आई हेट यू। ऐसा ना करिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी, पर मुझे घर से तो मत निकालिए। फिलहाल तुम इतना करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सौम्या रोते रोते घर से जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाती है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, आप मुझे ये किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? सौम्या रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है, सौम्या, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगे? सौम्या, इस पेड़ पर एक परी आराम करने के लिए हर रोज आती है। वो परी तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही परी वहाँ पर आती है, तो जल्दी से सौम्या परी को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। घबराओ नहीं, तुम समझ लो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू करती है और फिर आसमान से पानी की बूंदों की तरह तरह के बने हुए फैशनेबल बालों की बारिश होने लगती है और उसमें से एक बाल सौम्या के सर पर लग जाता है। बाल लगने की वजह से सौम्या की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है।
अरे वाह, मेरे सिर पर तो वाकई बाल आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए, वो आपने चुटकियों में कर दिया। थैंक यू सो मच परी जी। सौम्या परी का धन्यवाद करते हुए अपने घर वापस चली जाती है। सौम्या की माँ सौम्या के सिर पर बाल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर कुछ दिनों बाद विशाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सौम्या से माफी मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा था, तुम्हारे गुणों को नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसानों का सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके गुण भी मायने रखते हैं। और अब तो तुम्हारे सर पर बाल भी आ गए हैं, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। चलो मेरे साथ, अपने घर चलो। अपने पति की ऐसी बात सुनकर सौम्या खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है और फिर खुशी खुशी वो दोनों एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। एक बार की बात है, परी लोक में एक सुनैना नाम की परी रहा करती थी। सभी परियों की तरह सुनैना परी के पास भी कुछ जादुई शक्तियाँ थी, लेकिन सुनैना परी में बस एक ही कमी थी कि वो बहुत ही छोटी थी, जिससे सभी परियां हमेशा उसका मजाक बनाती रहती थी। सुनैना परी, तुम्हारी माँ एक चुईया थी क्या, जो तुम इतनी छोटी और बौनी हो? मुझे तो लगता है कि तुम एक बौनी परी हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि इसकी माँ एक चुईया ही थी, तभी तो इसका कद इतना छोटा है और ये एक बौनी परी है। सुन बौनी, तुमसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो वो एक बौना ही होगा। सुनैना उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर सुनैना इधर उधर बगीचे में घूमने लगती है। वो बगीचे में घूम रही होती है कि तभी उसे एक राजकुमार दिखाई देता है। राजकुमार को देखकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और वो हर रोज बगीचे में घूमने आती और एक पेड़ के पीछे छुपकर राजकुमार को देखा करती थी। मुझे लगता है कि राजकुमार दिल का बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे छोटे होने से राजकुमार को कोई दिक्कत होगी। फिर एक दिन जब सुनैना परी बगीचे में घूम रही होती है, तभी उसे राजकुमार दिखाई देता है। राजकुमार को देखकर वो उसके पास जाती है और सुनैना राजकुमार से बोलती है, राजकुमार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? राजकुमार, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम जैसी बौनी लड़की से शादी करूँगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जाकर अपना कद एक शीशे में देखो, फिर किसी राजकुमार से शादी करने का सपना देखना। फिर सुनैना परी उदास होकर घर वापस चली जाती है और आईने में अपना कद देखकर बोलती है, हे भगवान, तुमने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया है, जिससे मुझे परी लोग के सभी लोग बौनी बौनी करके बोलते हैं। क्या मैं इतनी छोटी हूँ जिससे सभी लोग मुझे बौनी कहते हैं? सुनैना इतना बोलकर जैसे ही घर के बाहर सभी परियों के पास आ जाती है, उसे एक परी देखकर बोलती है, सुन बौनी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? वैसे तू इतनी बौनी है तो उदास ही रहेगी ना। फिर सुनैना परी रोते हुए परी लोग की एक झील के पास जाती है। सुनैना झील में कूदने वाली होती है कि तभी उसे उस झील की जल परी दिखाई देती है और उसे रोक लेती है। क्या हुआ परी, तुम इतनी उदास क्यों हो और नदी में कूदकर आत्महत्या क्यों करने वाली थी? जल परी जी, मैं इतनी छोटी हूँ, इसलिए मुझे परी लोग के सभी लोग बौनी बौनी करके बोलते हैं और परी लोग की सभी परियां मुझसे बात ही नहीं करती हैं। मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। आप ही बताइए जल परी जी, मैं मरूं नहीं तो क्या करूँ? परी, ये लो, ये एक जादुई छड़ी है, इसे लेकर तुम जो भी बोलोगी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर तुम इस जादुई छड़ी को लेकर बोलोगी, हे जलपरी जी, तुम मुझे बाकी परियों की तरह बड़ा कर दो, तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस जादुई छड़ी की मदद से
तुम किसी भी चीज का रूप धारण कर सकती हो, और अगर तुम्हें अपनी असली रूप में आना है तो तुम बोल देना, हे जल परी जी, मुझे अपने परी रूप में आना है। ऐसा बोलकर झील की जल परी वहाँ से चली जाती है। फिर सुनैना परी जादुई छड़ी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुनैना परी बगीचे में घूमने जाती है और जादुई छड़ी से बोलती है, हे जल परी जी, तुम मुझे बाकी की परियों की तरह लंबी बना दो। सुनैना की इतना बोलते ही वो सभी परियों की तरह लंबी हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। सुनैना अपने बदले हुए रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जब सुनैना बगीचे से गुजरती है तो उसे सभी परियां देखती रह जाती हैं। अरे परियों, सुनैना को तो देखो, उसका कद कितना लंबा हो गया है। अब तो वो बहुत ही सुंदर दिखने वाली परी लग रही है। फिर सुनैना जब और आगे जाती है तो उसे वही राजकुमार फिर से दिखाई देता है जिस राजकुमार ने सुनैना का मजाक बनाया था। हे खूबसूरत परी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो? राजकुमार, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं वही बौनी परी हूँ जिसका तुमने बहुत मजाक बनाया था। सुनैना की ये बात सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी होता है और फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुनैना परी को सभी परियां आकर उससे बोलती हैं, हे सुंदर परी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? क्या तुम हमें अपने सुंदर होने का राज बता सकती हो? परियों, मैंने अपने चेहरे पर 1 महीने तक काला तेल लगाया है, इसलिए मेरा चेहरा इतना सुंदर हो गया है। अगर तुम लोग भी अपने चेहरे पर काला तेल लगाओगी तो तुम लोग भी बहुत ही सुंदर बन जाओगी। सभी परियां सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे पर काला तेल लगाने लगती हैं। फिर एक दिन मेरा बदला सभी से पूरा हो गया है, बस वही राजकुमार बचा है जिसने मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया था। अब मैं भी उससे अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। फिर सुनैना परी लोग की चुड़ैल के पास जाती है। फिर सुनैना अपनी जादुई छड़ी से बोलती है, हे जल परी जी, इस चुड़ैल को एक सुंदर परी में बदल दो। सुनैना के इतना बोलते ही वो चुड़ैल एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। सुनो, मैंने तुम्हें चुड़ैल से परी बनाया है, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम वही करना। ठीक है, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। फिर सुनैना उसे पूरी बात बताती है जो राजकुमार के साथ करना होता है। फिर राजकुमार जब उस परी को देखता है तो वो उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उस परी से बोलता है, हे सुंदर परी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ राजकुमार। फिर राजकुमार और परी की शादी हो जाती है। वो दोनों जब सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुनैना परी आती है। फिर सुनैना परी अपनी जादुई छड़ी से बोलती है, हे जल परी जी, तुम इस परी को फिर से चुड़ैल में बदल दो। सुनैना के इतना बोलते ही वो परी फिर से चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होने पर राजकुमार सोकर उठता है तो देखता है कि अरे, मेरे बिस्तर पर ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मेरी पत्नी कहाँ है? क्या मैंने एक चुड़ैल से शादी की है? परी लोग के सभी लोगों को परेशान करके सुनैना परी बहुत ही खुश थी। फिर सुनैना परी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और उसे झील के पास पहुँचती है जहाँ पर उसे झील की जल परी मिली थी। तभी झील की जल परी सुनैना से बोलती है, सुनैना, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें ये छड़ी दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था, बल्कि मैंने तो दूसरों की भलाई करने के लिए तुम्हें ये जादुई छड़ी दी थी। लेकिन मैंने उन्हीं लोगों को परेशान किया है जो लोग मेरा बहुत मजाक बनाते थे। उन लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया था तो उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। आप मुझे माफ कर दीजिए जल परी जी। ठीक है सुनैना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन आगे से तुम ऐसी गलती कभी भी मत करना। फिर इतना बोलकर झील की जल परी वहाँ से चली जाती है और फिर सुनैना अपने सुंदर चेहरे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।
कंचीपुरम नाम के एक गाँव में सीता और लक्ष्मी दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीता और लक्ष्मी के पिता चंदन बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया था, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके। एक दिन की बात है, उनके घर सुनील नाम का एक आदमी रुपए मांगने के लिए आता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दो, या फिर तुम लोगों ने जो भी रुपए लिए हैं वो पैसे मुझे वापस लौटा दो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा तो है कि मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। हमें थोड़ा सा समय तो दे दीजिए, मैं आपके रुपए जल्द से जल्द लौटा दूंगा। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक मेरे रुपए लौटा पाते हो। मैं तुम्हें 1 महीने का समय और देता हूँ, क्योंकि 2 साल तो हो ही चुके हैं। अभी तक तो तुमने मेरे पैसे लौटाए ही नहीं। ये कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है। सुनील के जाने के बाद चंदन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने आप से कहता है, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान हमें यूँ रास्तों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद वो लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चंदन रुपए देने के लिए बहुत इंतजाम करता है, पर वो रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 1 महीने के बाद सुनील फिर से चंदन के घर पर आ जाता है और चंदन से कहता है, रुपयों का इंतजाम हुआ या नहीं? मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था और 1 महीना पूरा हो गया है। अब मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। या तो तुम मुझे मेरे रुपए दो या फिर इस घर से निकल जाओ। मेरे पास अभी रुपए नहीं है, तुम मुझे मेरे घर से मत निकालो। अगर तुम मुझे मेरे घर से निकाल दोगे तो मेरी बेटियां कहाँ पर रहेंगी? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम इस घर से निकल जाओ। अब ये घर मेरा हुआ। और ये कहकर सुनील उन सबको घर से बाहर निकाल देता है और घर पर ताला लगा देता है। इस बात से चंदन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो चंदन की पत्नी नीता और उसकी दोनों बेटियां चंदन को संभालती हैं। फिर वो सभी उस घर से चले जाते हैं। अभी वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी लक्ष्मी और सीता को रास्ते में आसमान की ऊंचाइयों में जा रही एक लंबी सी सीढ़ी दिखाई देती है। उस सीढ़ी को देखकर लक्ष्मी अपने माता पिता से कहती है, अरे माँ पिताजी, इस सीढ़ी को देखिए, चलिए ना हम इससे ऊपर चलते हैं, पता नहीं ऊपर क्या होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या पता ऊपर कोई खतरनाक भूत या चुड़ैल हो तो? नहीं पिताजी, चलिए ना, क्या पता ऊपर ढेर सारे खजाने वगैरह हो। प्लीज प्लीज चलो ना प्लीज। उनके इतनी जिद करने पर वो सभी लोग बारी बारी से सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। जब वो सभी ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लहंगे का घर होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी अपने माता पिता से कहती है, अरे ये घर तो खाली लग रहा है, क्यों ना हम लोग इसी घर में रुक जाएं? कितना सुंदर है ये घर। पता नहीं ये घर किसका है। यदि इस घर का मालिक आ गया तो वो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। नहीं बेटा, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। जब आएगा तब निकालेगा, तब तक तो हम इस घर पर रह सकते हैं ना। प्लीज पापा चलिए ना। सीता और लक्ष्मी के बार बार जिद करने पर वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि घर बाहर से दिखने में तो बिल्कुल सामान्य लहंगे का घर था, पर घर के अंदर की सभी चीजें जादुई थी। घर के अंदर सब कुछ अपने आप काम हो रहा था। रसोई में अपने आप खाना बन रहा था, बर्तन अपने आप धुल रहे थे और कपड़े भी अपने आप साफ हो रहे थे।
ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सीता हैरान होकर अपने पिता से कहती है, पापा ये तो कोई जादुई लहंगे का घर लग रहा है। हम लोग जादुई लहंगे के घर में आ गए हैं। इस घर में जरूर कोई न कोई होगा। इसके बाद सीता घर में आवाज लगाती है, पर घर में कोई भी नहीं होता है। इसके बाद सीता अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे तो इस घर में कोई भी नहीं लग रहा है। लगता है इस लहंगे के घर में कोई भी नहीं रहता। शायद ये घर जादुई है, इसलिए खाली पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर ये जादुई लहंगे का घर है किसका? और फिर लक्ष्मी अपनी माँ से कहती है, पता नहीं ये घर किसका है, पर अब से ये घर हमारा है। जब तक इस घर में कोई भी नहीं आता है, तब तक हम लोग ही इस घर में रहेंगे। इसके बाद वो सभी लोग उसी घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, पर घर में कोई भी नहीं आता है। उस जादुई लहंगे के घर में सब कुछ अपने आप होता था। यहाँ तक कि उस घर में एक पैसों का पेड़ भी था, जो उन लोगों को बहुत सारे रुपए देता था। और उसी पेड़ से रुपए लेकर चंदन ने अपना घर सुनील से वापस ले लिया था। पर अभी भी वो लोग उसी जादुई लहंगे के घर में ही रहते थे। एक दिन की बात है, सभी लोग घर में आराम से बैठे होते हैं कि तभी अचानक उस जादुई लहंगे के घर में एक परी प्रकट होती है। उस परी का नाम सोनपरी होता है। सोनपरी उन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और उन लोगों से कहती है, अरे तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इस पर चंदन सोनपरी से कहता है, ये आपका घर है क्या? हाँ, ये मेरा घर है। मैंने ही इस जादुई लहंगे के घर को आसमान में बनाया है और मैं कभी कभी इस घर में आती रहती हूँ। पर तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इसके बाद चंदन सोनपरी को सारी बातें बता देता है। चंदन की बात सुनने के बाद सोनपरी चंदन से कहती है, मुझे खुशी हुई कि मेरे इस जादुई लहंगे के घर में किसी को तो पनाह और मदद भी मिली। जरूर वो जादुई सीढ़ियाँ मेरे इस जादुई लहंगे ने ही प्रकट की होगी ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। आज से ये घर तुम्हारा है। आज से तुम इस घर में अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। मैं तो कभी कभी ही यहाँ पर आती हूँ। इस पर लक्ष्मी खुश होकर सोनपरी से कहती है, क्या सच में ये घर आज से हमारा हुआ? हाँ, ये घर अब तुम्हारा हुआ। आज से तुम लोग ही इस घर में रहा करोगे। पर याद रखना कि कभी भी इस घर में बुराई ना आ पाए, क्योंकि यदि इस घर में बुराई आ गई तो ये जादुई लहंगे का घर अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस पर सीता सोनपरी को विश्वास दिलाते हुए कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और ना ही इस घर में कभी भी कोई बुराई आ पाएगी। हम लोग हमेशा इस घर को संभाल कर रखेंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, इस घर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि इस घर के बारे में किसी को भी पता चल गया तो वो लोग इस घर पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता है। जी सोनपरी, हम आपकी बात समझ गए हैं। हम इस घर के जादुई रहस्य को किसी को भी पता नहीं लगने देंगे और हम हमेशा इस घर में ही रहेंगे, जिससे आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसके बाद सोनपरी कुछ दिन उसे जादुई लहंगे के घर में उन लोगों के साथ रुकती हैं। फिर अगली सुबह वो वहाँ से चली जाती हैं। सोनपरी के जाने के बाद चंदन अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी से कहता है, सोनपरी बहुत ही अच्छी थी, जिन्होंने हमें अपना घर उपहार में दे दिया। हम लोगों की किस्मत काफी अच्छी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हमारी किस्मत वाकई में बहुत ही अच्छी है। और इस दिन के बाद से सभी लोग हंसी खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।